हाँ जी। हमने अभी तक आपकी जो हिंदी देख ली है, कहां तक देख ली है आपकी हमने, मतलब हिंदी भाषा के जो दृष्टिकोण है, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के दृष्टिकोण, यहां तक हमने आपकी देख ली है। कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। कल तक की जो क्लास है उसमें हमारे यहां तक की चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, कितने दृष्टिकोण है? तीन है आपके, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। ऐतिहासिक मतलब विकास कैसे हुआ, विकास कहां से हो रहा है हिंदी का, आपके विकास होता है आपका कहां से, संस्कृत, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आपके पाली, पाली के बाद आपके प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश। ये हमने हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास देखा। दूसरा हमने इसके बाद क्या देखा आपका, कि हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र देखे, कितने क्षेत्र में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इसके बाद हमने हिंदी भाषा का राजनीतिक, मतलब क्या हिंदी भाषा के लिए कोई आर्टिकल है, तो वो है आपका क्या, संविधान में इसके लिए कोई उल्लेख किया गया है? किया गया है। संविधान की अनुसूची 8 जो है उसमें 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया गया है। दूसरा क्या, संविधान के भाग 17 में, जो संविधान का भाग 17 है वहां पर एक राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा में आपके जो आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक, वहां भी हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। तो हिंदी भाषा का ये तो आपका कुछ दृष्टिकोण था। आज हमें जो देखना है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, आज का जो टॉपिक रहने वाला है राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा, राजभाषा का टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। ठीक है, देखो आपके ना क्या होती है भाषा, भाषा क्या है, देखो कई बार आपका क्या होता है कि भाषा होती है, एक बोली होती है, राजभाषा होती है, आपकी राष्ट्रीय भाषा होती है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास आपको इसमें हिंदी भाषा को समझने के लिए। तो हमारे सबसे पहले क्या है, जो भाषा में सबसे छोटे स्तर पर चलता है, जैसे राजभाषा ना लिख सर, इसे भाषा लिख दो। भाषा को समझते हैं आज हमारा, भाषा है कहां के, कितने प्रकार की है। ठीक है, भाषा क्या क्या है आपकी, तो सबसे पहले क्या आता है भाषा में आपके, सबसे पहले आता है भाषा में बोली। बोली सबसे पहले आता है बोली। इसके बाद क्या आता है, तो बोली क्या है, बोली क्या है ये समझ लेना। बोली अब वही है अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, पहले तो चीजें समझना। बोली वही है जो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, लेकिन फिर इसे बोली क्यों कह रहे हैं और भाषा अंतर क्या है, क्योंकि अगला जो है वो भाषा है, ये भाषा है, और फिर बोली, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, दोनों में ही क्या हो रहा है आपका, दोनों में ही ये आपके विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, व्यक्ति अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम। बोली भी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा भी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिर अंतर क्या है बोली और भाषा में? बोली और भाषा में जो अंतर है, वो अंतर है बोली का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है। बोली का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है। बोली क्या है, एक आपके छोटे एरिया में बोली जाती है, छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो छोटा है, बस ये समझ लो, और इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, बड़ा क्षेत्र है इसका। वो कैसे है अभी समझना, इसका बड़ा क्षेत्र है। देखो हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा आप पूरे यूपी में बोल सकते हो जाके, हिंदी भाषा जो है आपकी हिंदी आप पूरे उसमें यूपी में बोल सकते हो। लेकिन आप जैसे क्षेत्रीय भाषा, जब अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं यूपी के, तो आपको वहां देखते हो अलग अलग क्षेत्र की वहां भाषा दिख जाती है आपको। जैसे आप थोड़ा पूर्व की ओर चलो तो पूर्वी दिखेगी, ठीक है, आपके भोजपुरी यूपी में दिखती है। कई सारी ये क्या है, ये बोलियां हैं, वो क्षेत्रीय बोलियों में आ जाती है। क्षेत्र के हिसाब से भाषा का रूप बदलता है। जो मैंने आपको बताया ना कि आप, एक चीज मैंने कल आपको समझाई थी, आप यहां से चल के इधर भी 40 से 50 किलोमीटर चले जाओ, एक टॉपिक एक जगह खड़े होकर चारों दिशाओं में, तो आप देखोगे वहां की भाषा, वहां की बोली बदल चुकी होगी, वहां की बोली में बदलाव आ चुका होगा। ठीक है, तो वो क्या है आपका बोली है। दोनों में क्या हो रहा है, आपके विचार ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, बोली में भी विचार ही अभिव्यक्त कर रहे हैं और आपके भाषा में विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं। बस अंतर यह है, बोली का जो क्षेत्र है वो छोटा है, बोली का क्षेत्र छोटा है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है भाषा का। तो ये बस अंतर इतना सा है। तीसरा जो आता है इसमें आपका, अगला तीसरा आता है आपका मातृभाषा या मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? फिर जो बच्चा मां के मुख से सीखता है, जो बच्चा
माँ के मुख से सीखता है उसे बोलते हैं आपकी मातृभाषा। जो माँ के मुख से सीखी जाती है, जो भाषा माँ के मुख से या माँ से कर माँ से सीखी जाती है, सीखता है बच्चा, सीखता है, सीखता है। जो भाषा माँ से सीखता है या समाज से, समाज से, ठीक है। ये दोनों ही क्या है आपकी मातृभाषा बनती है। जो भी बच्चा अपनी माँ के, जो भी भाषा अब बच्चा माँ के मुख से सीखता है वो भी क्या है आपकी मातृभाषा। जो बच्चा समाज से, क्योंकि आपका क्या है, एक समाज लिमिटेड होगा, एक छोटा सा इतना, ठीक है। यहाँ आपका घर है तो इस समाज में आप रह रहे हो, जो आपके घर की भाषा है वो आपके समाज की भाषा होगी। तो ये क्या मातृभाषा क्या है, जो आपके समाज की या आप बच्चे ने अपनी माँ के मुख से सीखी, वही क्या है आपके मातृभाषा है, वही क्या है आपके मातृभाषा है, ठीक है। वही आपकी मातृभाषा होती है। अगला आता है आपका राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा क्या है? राजभाषा वो है जो सरकारी कामकाज की भाषा है। सरकारी मतलब प्रशासन के कामकाज की भाषा को ही क्या कहते हैं आपके राजभाषा कहते हैं। प्रशासन के कार्य संचालन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। प्रशासन के कार्य संचालन की भाषा की भाषा, ये क्या है आपकी राजभाषा है, ये आपकी राजभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपकी कौन सी, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या, पहले तो एक चीज समझना, राष्ट्रभाषा क्या है। पहले बात, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे देश के द्वारा बोली जाती है, जो पूरे देश के द्वारा बोली जाती है। क्या भारत की ऐसी कोई भाषा है जो पूरे देश के द्वारा बोली जा रही है? एक भाषा कोई नहीं बोली जाती। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है कि भारत में कितनी, हमने देखा अभी आपका 22 भाषाएं पढ़ी, ठीक है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश के द्वारा एक भाषा बोली जाए, तो भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, अगर इनमें से पूछ लिया जाए सबसे अच्छा अभिव्यक्ति का, इनमें से निम्नलिखित बोलियों या भाषाओं में से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? अपने विचारों को व्यक्त करने की सबसे अच्छी भाषा कौन सी है इनमें से? ये वाली मातृभाषा। ये अपने विचारों को व्यक्त करने की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे अच्छी भाषा, ठीक है। अपने विचारों को व्यक्त करने की सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? मातृभाषा। कैसे कि देखो, आप जो बातें अपनी मातृभाषा में समझा सकते हो किसी व्यक्ति को, वो दूसरी भाषा में नहीं समझा सकते, ठीक है। जैसे अगर अभी ये आपकी रिकमेंडेशन भी थी, जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये था भी कि जो भाषाएं होनी चाहिए, मतलब जो शिक्षा होनी चाहिए 8वीं क्लास तक की, 8वीं 10वीं क्लास तक की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे सपोज कि हम तो चलो हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर जो कोई बात अगर हम जो हमारी भाषा है मातृभाषा है उसमें समझ सकते हैं, उतने अच्छे से हम इंग्लिश में नहीं समझ सकते उसे, ठीक है। उतने अच्छे से हम दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे जोर भी दिया गया कि आपकी जो मातृभाषा है यही आपके जो एजुकेशन की भाषा में भी, एजुकेशन में भी यही होनी चाहिए जो आपकी मातृभाषा होती है। अब इसमें आपकी चाहे जो भी भाषा हो, इसमें आपकी चाहे जो भी भाषा जो क्षेत्र के अकॉर्डिंग है, तो उस आधार पर इस पर जोर दिया गया है। तो हमारी जो भाषा है आपकी कौन सी होती है? बोली, बोली के बाद भाषा, भाषा के बाद आपकी मातृभाषा, उसके बाद आपकी राज्य भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इतनी हमने आपकी ये सारी चीजें देखनी। आगे अब जो हम एंट्री करेंगे आपके, अब हम जो एक व्याकरण है, जो हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। तो जो व्याकरण है वो है क्या? व्याकरण,
व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याकरण का अर्थ, व्याकरण का अर्थ क्या है? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अगर जब हमें व्याकरण पढ़नी है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें व्याकरण है क्या चीज, ये समझ। तो जो व्याकरण है, व्याकरण का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका अर्थ बनता है वी प्लस जो व्याकरण है आ प्लस करण। करण, ये व्याकरण का आपका संधि विच्छेद बन जाता है। अब इसका जो अर्थ है, जब व्याकरण है, किसी भाषा को या किसी जो हिंदी भाषा है, अगर हिंदी भाषा को आपको समझना है तो उसकी व्याकरण आपको आनी चाहिए। अगर हिंदी भाषा को आपको अच्छे शुद्ध रूप से उच्चारण करना है तो व्याकरण आनी चाहिए। हिंदी अगर भाषा को आपको लिखना है तो भी क्या आपको व्याकरण आनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, कहां इज यूज होना है, कहां आपका वॉज वर यूज होना है, कहां आपका हैज हैव यूज होना है, कहां हैड यूज होना है, पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपने इज यूज करा तो है हो गया, वाज यूज करा तो था हो गया, तो वो क्या व्याकरण तो है उसकी। वही क्या है, सेम आपका हिंदी में है। हिंदी में भी तो सेम ही है ना। आपको अगर हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आपका लेखन गलत होगा। ठीक है, आपने लिखना है लिख दिया था। अब आपने क्या होता है कि बहुत सारे लोग हिंदी में गलत बोलते हैं। बहुत सारे लोग, हम जैसे हमारा नेक्स्ट ईयर है, जो अगला साल आने वाला है, तो उसमें बहुत सारे लोग पिछले साल को अगला साल बोलते हैं। तो ये क्या है, व्याकरण की अशुद्धियां ही तो है। व्याकरण की अशुद्धियां ही तो है। जो नाम का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं वो व्याकरण की अशुद्धियां ही तो है। नाम का शुद्ध उच्चारण ना हो पाना, चीजों को सही तरह से ना समझा पाना हिंदी में, वो क्या है, व्याकरण का अगर अच्छा ज्ञान नहीं है तो वो क्या है आपका, आप सही उच्चारण नहीं कर सकते। तो व्याकरण का कार्य क्या है कि हमें क्या समझे। देखो, व्याकरण को समझने के लिए आपको क्या है, पुस्तकें। अगर आपको पुस्तक पढ़नी है, अब अगर आपको पुस्तक पढ़नी है, ग्रंथ पढ़ने, तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पुस्तक पढ़नी है, आपको या ग्रंथ पढ़ने हैं, या रामायण पढ़नी है, या वेद पढ़ने हैं, किसका ज्ञान होना चाहिए आपको? हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। जो व्याकरण है उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? ये है भाषा का शुद्ध उच्चारण। क्या कहते हैं, ज्ञान या ज्ञान? क्या भाई साहब, वो ज्ञान है। ठीक है, अब वो संयुक्त अक्षर है, इसलिए तुम उसे ज्ञान बोल रहे हो। वो कैसे बन रहा है उसका भी समझ में आ जाएगा। बन वो जैसे ही रहा है, क्योंकि जब हम आपके हिंदी शब्दावली पढ़ेंगे कि कौन सा अक्षर किसके बाद आ रहा है, वो वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह भाषा का शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है, करना। ठीक है, मतलब अगर हिंदी भाषा का शुद्ध आपको उच्चारण करना है तो आपको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी भाषा का शुद्ध लेखन करने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। चाहे आपको उच्चारण करना हो, चाहे आपको लेखन करना हो, या आपको हिंदी का कहीं पे प्रयोग करना है, कहीं भी प्रयोग करना है, तो भी क्या है, आपको इसके हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, इसका शुद्ध लेखन, उच्चारण या इसका शुद्ध प्रयोग कर सकते हो व्याकरण का आपका। ठीक है, व्याकरण आपका अर्थ क्या होता है व्याकरण का? किसी बात को भली भांति समझना। जो व्याकरण है इसका जो अर्थ बनता है, वी प्लस आर प्लस करण का, इसका जो अर्थ बनता है, किसी बात को भली भांति समझना। भली भांति समझना, ये क्या है आपका, व्याकरण है। किसी बात को भली भांति समझना ही क्या है, व्याकरण है। कि वो क्या समझाना चाह रहा है, वो वाक्य क्या समझाना चाह रहा है, वो जो चीज लिखी हुई वो क्या समझाना चाह रही है, वही क्या है आपका व्याकरण। वही आपका व्याकरण, उस चीज को अच्छे से समझ पाना। ठीक है, तो आपके भाषा समझ में आ रही है, व्याकरण समझ में आ रही है। अभी तक ध्यान ना, अभी तक हम आपके जो वर्णमाला है हिंदी का जो पहला टॉपिक है उसमें एंट्री नहीं करें। अब हम उसमें एंट्री करने वाले हैं। यहां तक क्या, ये कि बेसिक जानकारी थी, यहां तक आपके केवल और केवल बेसिक जानकारी है। इसके अब जब जो आगे पढ़ने वाले हैं वहां से क्या हुआ, अब आपके जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो स्टार्ट होने वाली है। अब जो सबसे पहला एक टॉपिक आता है, व्याकरण के अंग। जो व्याकरण है इसके अंग, के अंग। अब भाई अंग होंगे, क्योंकि हमें व्याकरण समझना है, व्याकरण हमें किसी बात को भली भांति समझा रहा है, तो इसके अंग होंगे ना जो हमें समझाते हैं। व्याकरण के अंग होंगे छोटे छोटे, जो मिलजुल के हमें समझा रहे हैं। तो व्याकरण के जो अंग है, एक क्या होता है आपका वर्ण।
वर्ण, और एक होता है शब्द और वाक्य। क्या है आपका? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा की सबसे छोटा, अगर कुछ भाषा में सबसे छोटी इकाई आएगी तो ध्वनि आती है, और ध्वनि ही क्या है? वर्ण होती है। एक चीज ध्यान, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा। देखो, वर्ण, जब वर्ण मिलते हैं कई सारे तो शब्द बनता है, और जब शब्द मिलते हैं कई सारे तो एक वाक्य मिलता है, बनता है। और संस्कृत की अगर सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए तो क्या बनती है? सॉरी, संस्कृत व्याकरण का सबसे छोटा अंग, संस्कृत में व्याकरण का अगर सबसे छोटा अंग पूछ लिया जाए तो बनता है आपका क्या? वाक्य। ये क्या है? व्याकरण का सबसे छोटा अंग होता है। व्याकरण का सबसे छोटा अंग वाक्य है। ठीक है, अगर भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण है, भाषा का सबसे छोटा अंग की बात आ जाए तो वर्ण बनता है। अगर आपके व्याकरण का सबसे छोटा अंग पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा आपका? वाक्य। क्यों? व्याकरण वही होगा जिसका कोई शाब्दिक अर्थ बन रहा होगा। मतलब जो वाक्य होगा उसका एक शाब्दिक अर्थ बनना चाहिए। जैसे कि मैं वहां जा रहा हूं, ये क्या हो गया? एक आपका वाक्य बन गया ना पूरा। वाक्य क्या है? जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोल दिया पूरा, मैंने बोला कि मैं वहां जा रहा हूं, या मैंने खाना खाया, या मैंने खाना खा लिया, तो एक क्या बन रहा है? पूरा वाक्य बन रहा है। और जब एक वाक्य बन रहा है तो उसकी एक व्याकरण बन रही है। वो क्या समझाना चाह रहा है? कि मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खाया, तो क्या वो क्या बता रहा है? एक पूरा व्याकरण को मतलब समझा रहा है। व्याकरण क्या कर रही है? समझा रही है। तो व्याकरण का अगर सबसे छोटा अंग बनता है वो वाक्य बनता है, और अगर भाषा का सबसे छोटा अंग बनेगा तो वो आपका वर्ण बनेगा। इस चीज को समझ लेना। इनके तीनों के बारे में समझेंगे अभी, आपके आगे तीनों के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, क्या? वर्ण विचार। सबसे पहले हेडिंग है आपकी जो ये वर्ण है, वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे पहली हेडिंग है आपकी, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या आपका? वर्ण हमें क्या सिखाता है? जो वर्ण विचार क्या है, पहले तो ये समझना। वर्ण विचार क्या है? वर्णों का शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण में प्रयोग करना। ठीक है, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग व शुद्ध उच्चारण करना ही वर्ण विचार है। वर्णों का शुद्ध लेखन, आपका शुद्ध लेखन, यह वह उच्चारण व प्रयोग ही वर्ण विचार है। ये वर्ण विचार की परिभाषा है। वर्ण विचार की अगर परिभाषा पूछ ली जाए वो क्या है, तो वर्ण विचार की परिभाषा बनती है आपकी, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है आपका। अब जो वर्ण है वो बनता किससे है? जो वर्ण है वो बनता किससे है? वर्ण जो बनता है ध्वनि से बनता है। वर्ण बनता है ध्वनि से। वर्ण ये है ध्वनि से बनता है। अब ध्वनि से बनता है कैसे? देखो, मैंने एक चीज बताई, वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेगा? शब्द, और शब्द मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाक्य। वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेगा, शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेगा। ये चीज मैंने आपको बताई। अब वर्ण क्या है ये समझना पड़ेगा हमें। जो शब्द बन रहा है, जैसे वर्ण क्या है? ए क्या है? ए का कोई अपना अपना कोई अर्थ है? अपना कोई अर्थ नहीं है। आ कोई अर्थ है? या ई, उ, के, इनका कोई भी अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो वर्ण क्या है आपका? जैसे कि अब जो जो वर्ण बनता है किससे बनता है? ध्वनि से बनता है। जैसे एग्जांपल में आपके ए, आ, ई, ये सब क्या है? जब हम सिंगल सिंगल वर्ण को यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? वर्ण बन रहा है। लेकिन अगर यही मैं आपको दो वर्ण मिला दूं यहां पर, सपोज कि जैसे मैंने एक क्या मिला दिया? आ मिला दिया, एक उठाकर मैं मिला दिया, क्या बन गया? आम। अब इसका एक शाब्दिक अर्थ बन गया। या मैंने आ मिलाया और ई मिला दिया उठा के, तो क्या हो गया? आई। यहाँ कोई आई मतलब वो वह आई है, कोई हम आने के लिए वहां पर संदेश कर रहे हैं कुछ भी। या हमने दो तीन बार उठाया, ए उठाया, न उठाया, और आपका आगा डंडा और रे अनार हो गया। तो वो क्या है? जब हम वर्णों को मेल होता है, जब वर्णों का सार्थक मेल, ये और समझ लेना, जब वर्णों का सार्थक मेल होगा वही क्या होगा? सार्थक मेल का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ बन रहा हो। जब तक वर्णों का जो एक तो मेल तो हो रहा है, एक तो मेल हुआ, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ ना बने, अगर उसका कोई सार्थक अर्थ ना बने तो क्या है फिर? क्या वो शब्द बन जाएगा? शब्द कब होगा? जब उसका कोई सार्थक अर्थ होगा।
जब वो कोई अपना जो शब्द बना है वो अपना कोई अर्थ प्रकट करके जा रहा है, वही क्या है आपका शब्द बनेगा। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है, वर्ण किससे बनता है, ध्वनि से बनता है। मैंने बोला ए, आ, ई, ये तो बन गए आपके वर्ण। ठीक है, ये तो आपके वर्ण बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें आपके इसमें आगे, अगर आपसे पूछ ले जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा, नॉर्मल चीज है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, वर्ण। यही बताया मैंने आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी, वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर यही पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बताओ, वर्ण। ठीक है, ये जो है भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है ये लिखित इकाई है, ध्यान रखना, ये लिखित इकाई है, ये लिखित इकाई है। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ली जाए, मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है आपकी, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है आपकी, वर्ण कहलाती है। ठीक है, अगर भाषा की सबसे, अगर यह इकाई ना देख, एक बार ध्यान रखना, कई बार ऐसा नहीं पूछते, जरूर नहीं उसमें लिखित दिया ही हो आगे, ये भी हो सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो भी क्या होगा आपके वर्ण ही होनी है। या पूछे भाषा का सबसे छोटा अंक कौन सा है, भाई यहां पे इकाई ना देकर उन्होंने लिख दिया, उन्होंने अगर उन्होंने इकाई ना देके यहां पे अंग लिख दिया, अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, तो भी क्या बनेगा आपका, वर्ण ही बनेगा। चाहे अंग पूछे चाहे इकाई पूछे, दोनों में क्या है आपका, वर्ण ही बनेगा। और अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले तो आपका ध्वनि बन जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। आगे आपका, अब इसी के बाद पूछ ले अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि ए का कोई अपना अर्थ है, वर्ण का कोई अर्थ है अपना नहीं है, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बनती है वो बनती है आपकी शब्द और वाक्य। अब इसमें भी सबसे छोटी है तो ये सबसे छोटी है, ये है सबसे छोटी है। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई में दो बनते हैं, शब्द और वाक्य। शब्द का अर्थ होता है अपना, दुख हो गया जैसे दुख बोल दिया तो उसका अर्थ है, आम है, आम का एक अर्थ है, ठीक है, अनार है, अनार का एक अर्थ है, ठीक है, घर का अर्थ है, पानी का अर्थ है। तो शब्द के आधार मतलब जो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गया, और वाक्य कि मुझे पानी पीना है, ये भी क्या हुआ, एक अर्थ बना। अब वो पानी का क्या होगा, उस शब्द का मुझे पानी पीना है तो उसका एक अर्थ बन गया कि हाँ मुझे पानी पीना है। तो भाषा की मतलब अर्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई बन जाती है आपकी शब्द, और वाक्य अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके, अगर यहां आपसे एक चीज पूछ ली जाए, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, का कोई अर्थ है अपना, कोई भाव दे रहा है, ऐसा कुछ भाव प्रकट हो रहा है आपके सामने, बताओ। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये आपके भाव या भावार्थ,
के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। कैसे? अब मैंने आपसे एक चीज अभी समझाई, मैंने कहा दुख। दुख क्या है? एक शब्द है। अब क्या मुझे दुख हो रहा है, क्या किसी को दुख हो रहा है, या किसी को चोट लगने से दुख हो सकता है, या कब किसी को दुख हो सकता है, ये कब समझ में आएगा? जब एक पूरा वाक्य बनेगा। ये कब समझ में आएगा? जब एक पूरा वाक्य बनेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई दुख का कोई यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे चोट लगने के बाद दुख हो रहा है, मुझे चोट लगने के बाद मुझे दुख हो रहा है, तो क्या मैंने एक भाव प्रकट कर रहा हूं? एक ही तो सेंटेंस बोला, क्या मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस बोल दिए? या मैंने बोला मुझे भूख लग रही है, तो क्या मैंने भाव प्रकट करे कि मुझे भूख लग रही है? तो मैंने जो भाव प्रकट करिए एक वाक्य के अंदर करे, तो भाव को प्रकट करने के लिए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी? आपकी वाक्य बनेगी। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो यहां पे आप वर्ण पढ़ लिए, वर्ण देख रहे हो, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण जो ध्वनि है उसी का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। जैसे ए, आ, ई। शब्द, शब्द क्या है? वर्णों के योग से बनता है शब्द, और शब्दों के योग से वाक्य। वर्ण का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, मतलब वर्ण का कोई अपना स्वयं अर्थ नहीं होता, शब्द का अर्थ होता है। लेकिन भाव या भावना, अगर आपको भावनाएं समझानी है, अब आप कहोगे मुझे, आपने किसी से बोला, सपोज एक नॉर्मल सा एग्जांपल, आपने यहां क्या बोला? प्यार। अब क्या प्यार है? क्या आप इस शब्द के आधार पर समझा पा रहे हो? नहीं समझा पा रहे, ठीक है। लेकिन अब आपने उस प्यार के शब्द को एक पूरा वाक्य के तौर पर यूज कर दिया कि मुझे आपसे प्यार है, या मैंने जब से आपको देखा मुझे तब से आपसे प्यार है। तो ये क्या है? पूरा भाव प्रकट कर रहे हो अपना। तो जो भाव प्रकट करना है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बनता है? वाक्य बनता है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट और देखें आपके, यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है यहां तो? कुछ भी? ठीक है, चलो तो आगे पढ़े फिर। अगर एक चीज और समझ लो यहां पे, एक चीज लास्ट ही समझ लो वर्ण में, वर्ण विचार में, अगर ये पूछे जाए भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग समझ में आ रहा है? वर्ण हो गया। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या बनेगा फिर? वाक्य बनेगा। ठीक है, यह है भाषा का सबसे बड़ा अंग है, ये भाषा का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मल चीज, एक वाक्य से ही आप पूरा लेटर लिखते, लेकिन एक वाक्य कंप्लीट करता अपने आप में, मैं वहां जा रहा हूं, ये वाक्य कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं वहां जाकर ये करूंगा, दूसरा वाक्य हुआ। तो इसमें एक ही वाक्य है ना। तो जो भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक क्या है? आपके वर्ण विचार के बारे में बातें समझ में आ जानी चाहिए। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है हमें क्या? वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि से ही आपके वर्ण बनता है, और वर्ण से आपके शब्द बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी आपके भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या है? आपका वर्ण है। या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपके शब्द और आपके वाक्य है। जो शब्द है वो क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है, और जो वाक्य है ये सबसे बड़ा अंग बनता है भाषा का आपका। ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आपके वाक्य है। तो यहां तक आपके वर्ण। अगला जो आता है इसमें आपका शब्द आता है। शब्द, जो शब्द है आपका, शब्द क्या है? तो शब्द का तो एक नॉर्मल सी चीज है। शब्द क्या है? वर्णों के योग से बनने वाले, जो वर्णों के जो योग से बनते हैं उसे आपका शब्द कहते हैं। तो इसमें तो कुछ आपको है नहीं, हम जो आगे देखेंगे इसमें आपके वर्ण के प्रकार देखते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। अब हिंदी में क्या है? देखो जानना, मैंने एक चीज बताई आपको, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? अगर वर्ण पूछ लिया जाए तो कितने? 56 है। हिंदी में अगर वर्ण पूछ लिया जाए, वर्ण में सब आते हैं, ताड़न जात, अघोष, आपके सघोष, ठीक है, अयोगवाह, संयुक्त, विदेशी अक्षर, सब आपके वर्ण में आ जाएंगे। लेकिन
जब हम आपके स्वर और व्यंजन के आधार पर करेंगे तो वो अलग चले जाते हैं। तो वर्ण के प्रकार कितने हैं आपके? दो हैं। वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक स्वर और आपके व्यंजन। अब हम ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में एंट्री कर चुके हैं पूर्ण रूप में। यहां से हम हिंदी वर्णमाला में एंट्री कर चुके हैं, हम हिंदी वर्णमाला को यहां से आगे आपकी समझ रहे हैं। अब यहां से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका? स्वर। हम आपके स्वर की परिभाषा समझेंगे, स्वर किसे कहते हैं ये समझेंगे, ठीक है। आपके इन्हें स्वर क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी समझेंगे आपके, ठीक है। तो स्वर क्या है? पहले चीज तो ध्यान रखना, आपके स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। अब कुछ जगह आप इसे 13 भी पढ़ोगे, कुछ जगह आप इसे 13 भी पढ़ोगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। लेकिन अगर बात आ जाए संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत की, तो संस्कृत में कितने हैं? 13 है। हिंदी वर्णमाला में 11 है, संस्कृत में कितने हैं? 13 हैं। क्यों है ये समझ में आ जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले हमें यह समझना, लेकिन स्वर कहते किसे हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने कोई भी शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ भी बोल रहा हूं, चाहे आप बोलो चाहे मैं बोल रहा हूं, तो हम जब बोलते हैं हमारे अंदर से कुछ हवा बाहर आती है निकल के। मैं जब बोल रहा हूं, आप अगर मुंह के आप बोलते हुए अपने मुंह के सामने हाथ रखोगे तो आपको एक फील होगा आपके मुंह से बोलते हुए शब्द, एक हवा बाहर आ रही है, गर्म हवा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? आपका प्राणवायु। जो भी मैं चीज का उच्चारण कर रहा हूं, उसे उच्चारण करते हुए जो हवा हमारे मुख से बाहर आती है, वही क्या है? प्राणवायु है। और प्राणवायु का ही स्वर और व्यंजन में सबसे बड़ा योग है। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से प्राणवायु बाहर आती है, प्राणवायु बाहर आती है। ये आप एग्जांपल के तौर पर भी आप बैठ के देख सकते हैं। बोलो कुछ ही, आपको पता नहीं, बोलते हुए एनर्जी जाती है। अब जो एनर्जी आ रही है अंदर से तो आ रही है हवा, हमारे जो हवा अंदर से आ रही है वो हमें फील हो रही है, वही आपके सामने में जो ध्वनि मेरे माध्यम ध्वनि आपको फील हो रही है, मतलब जो सुन पा रहे हो मेरी ध्वनि को, वो क्या? मेरी प्राणवायु है अंदर से जो आ रही है। अब इस प्राणवायु में दो, यहां समझना, जो प्राणवायु है यही आपको स्वर और व्यंजन में अंतर सिखाएगी। यही प्राणवायु आपके स्वर और व्यंजन में अंतर सिखाएगी। कैसे? एक तो स्वर क्या किसे कहते हैं? जो आपके जिन का उच्चारण करते हुए आपके मुख से प्राणवायु कम निकले, कम बाहर आए, वो क्या? आपके स्वर हो गया। दूसरा क्या है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, वो आपके स्वर होते हैं। दूसरा एक चीज और, कि जब इन्हें हम बोलते हैं मुंह में बिना अटके जो शब्द बाहर आ जाएं, वो आपके स्वर कहलाते हैं। जैसे आपके परिभाषा इनकी, प्राणवायु का प्रयोग कम होता है, प्राणवायु मुख से कम बाहर आती है, दूसरा, इनका स्वर का उच्चारण करने में, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, मतलब स्वतंत्र का अर्थ क्या है? इसे दूसरे की सहयोग की जरूरत नहीं है, इसे उच्चारण करने के लिए ऐसे नहीं कि इसे किसी का सहयोग चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? ये जब उच्चारण किया जाता है इनका, तो ये आसानी से बोले जा सकते हैं, ये आसानी से बोले जाते हैं। इनमें जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कि हमें दो शब्दों का योग करना पड़ रहा है। जैसे कि आपके अब जो स्वर कौन आपके कितने, जो 11 हैं, कौन कौन से हैं? जो स्वर कौन कौन से हैं आपके, उन्हें देखते हैं। आपके ए, आ, ई, आई, ठीक है, ओ, औ, री, ए, आई, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, ओ, और आपके अहो, ओम, जो हम बड़ी ओ बोलते थे, और अंग, और अह। अब ये संख्या गिनोगे तो आपके सामने 13 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं, अहि और अहा, जो लास्ट वाले, ये इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाहा।
अयोग वाह। तो इसलिए इन्हें हिंदी के स्वरों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, हिंदी के स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा का अर्थ होता है जो किसी के साथ जुड़कर वहन ना हो सके। अयोगवा का अर्थ है, इसका जो अर्थ है, अर्थ जो किसी के साथ जुड़कर, मतलब जो किसी के साथ जुड़कर वहन ना हो सके, जुड़कर वहन नहीं होते हैं। आप हिंदी में ऐसे शब्द बहुत कम देखोगे जिनकी शुरुआत इन शब्दों से हो रही होगी। बहुत कम ऐसे आप शब्द हिंदी में देखते हो। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? आपका अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह इन्हें आपके बोलते हैं, अयोगवाह आपके इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब आपका जो री है, री, ये ध्यान रखना, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का तत्सम शब्द है। तत्सम एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हम कहते हैं ना तत्सम तद्भव वर्ड यूज करते, हाँ याद करने पड़ते हैं, इसकी जो मात्रा बनती है ये वाली बनती है। जब मात्रा पढ़ेंगे अभी आपके आगे, ये वाली इसकी मात्रा बनती है। कभी भी किसी शब्द के नीचे अगर ये वाली आप मात्रा देखते हो, री की मात्रा, अपने आप ही समझ जाना ये तत्सम शब्द होता है। अपने आप ये समझ जाना, जो कहते हैं तत्सम तद्भव, तो ये समझ जाना ये तत्सम शब्द है जिसके नीचे री की मात्रा। कुछ आपको बताऊंगा और भी शब्द, आपको पहचान इनकी, जो आपको याद करने ही भूल जाओगे। याद नहीं, केवल मैंने क्या बताया था, हिंदी केवल समझने का खेल है। हिंदी समझ लोगे तो आसान है, रटने से कभी होगी ही नहीं। तो आपको तत्सम तद्भव संधि, हाँ संधि थोड़ा देखो, हिंदी में सबसे जो टफ टॉपिक लगता है वो संधि है, कि संधि बहुत सारी है, संधि आपकी कई सारी है, इसलिए हिंदी में आपकी थोड़ी दिक्कत आएगी तो संधि में आएगी, और तो अदरवाइज कहीं नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे देखें, पता लगा मैंने स्विच ऑफ हो गया। तो ये क्या है आपके जिनके ये आपके स्वर हो गए। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन समझे? व्यंजन जिनका उच्चारण एक तो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, उच्चारण स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरा, प्राणवायु अधिक बाहर आती है, अधिक बाहर आती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? संख्या है इनकी 33। व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। स्वर की संख्या कितनी हमारे पास? 11। इस आधार पर हमारे पास कितने आपके जो वर्ण होते हैं यहाँ पर, इस आधार पर कितने हो जाते हैं हमारे पास? 44 होते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं कितने? 56। वो 56 कैसे होंगे वो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अभी आपके संयुक्त अक्षर आएंगे। क्योंकि अभी तो हमने दो यहाँ जोड़े ना, ये भी छोड़ रहे हैं, अयोगवा ये भी जुड़ेंगे, इसमें आपके सारे जुड़ते हैं, संयुक्त भी जुड़ेंगे, ताड़नजात भी जुड़ते हैं, ये सारे के सारे इसमें जुड़ जाते हैं। देखो वो, हाँ ऋषि को ऐसा है ना, इसका प्रयोग संस्कृत में चला जाता है, मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया, इसे संस्कृत का तत्सम शब्द है। हम जब हिंदी का उच्चारण करते हैं, अब आप कह रहे हो कि इसे कहां पर? हिंदी में। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप तृष्णा लिखो या तृष्या नाम लिख दो किसी का, तो यूज हो रहा है। अगर मैं बोलूं ऋचा, अब ऋचा आपके दो तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपकी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। हिंदी में दिक्कत क्या है कि अलग अलग परिभाषा आपको थोड़ी मिल सकती है पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा ये कंपटीशन में अगर आपको हिंदी में पीएचडी करनी है तो अलग चीज है। कंपटीशन में इतना है नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, हिंदी में जितने ज्यादा घुसोगे तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं यार अभी तो और भी कुछ रह रहा है, इन्होंने वहां मैंने ऐसा पढ़ा, दूसरे टीचर कोई पढ़ा, वो भी जो पढ़ा रहा है दूसरा टीचर वो भी कहीं ना कहीं ऑथेंटिक बुक है उससे पढ़ा रहा है। लेकिन एग्जाम में कंपटीशन में ना जितना आपको यहां मैं करा दूंगा आपके लोअर पीसीएस तक, इससे बाहर हिंदी नहीं जाएगी वनडे एग्जाम से लेकर, क्योंकि हिंदी का एक लिमिट है। जब आप उससे ऊपर पहुंचते हो ना, जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पहुंचते हो कहीं पर, जैसे आपको कहीं पीसीएस आप यूपीएससी कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बना रहे हो हिंदी को, या आपको हिंदी के टीचर में जा रहे हो, या हिंदी में पीएचडी करनी है, हिंदी में एमए करनी है, तो वहां हिंदी को आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको वहां परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि 13 किसके आधार पर, 11 किसके आधार पर, कौन सा वो राइटर, तो इस आधार पर चीजें चली जाती हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंपटीशन में इससे बात, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना,
अगर हिंदी से कोई शब्द ऐसा बना जिसके आंसर दो बन रहे हैं, एक बुक दूसरा कह रही है, दूसरी बुक दूसरा दे रही है, तो उसमें दो चीज बनते हैं, या तो वो नंबर सबको मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का नंबर सबको मिल जाता है, या फिर ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को ही उससे कट ऑफ से बाहर कर देते हैं, उस क्वेश्चन को कट ऑफ से बाहर करते हैं, क्योंकि आयोग भी इन चीजों से बचना ही चाहता है। एक आध क्वेश्चन फिर भी आपको मिल ही जाता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, एक आता है आपका अक्षर। अक्षर, अक्षर, फिर अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, हम कहते हैं ना अक्षर लिखो, अक्षर क्या है? स्वर समझ में आ रहा है, व्यंजन समझ में आ गया, अक्षर क्या है? अक्षर किसे कहते हैं बताओ? ये है ध्वनि या वर्ण का ही रूप है, रूप है, ये ध्वनि या वर्ण का ही रूप है। अक्षर क्या है? जैसे ए हो गया, अक्षर ही तो है, तो इसी का तो रूप हुआ ध्वनि या वर्ण का। लेकिन यहां क्वेश्चन ये नहीं है, यहां जो कंफ्यूजन वाला है वो दूसरा है, वो कंफ्यूजन वाला जो दूसरा है, देखो यहां क्या है, प्रत्येक वर्ण क्या होता है? प्रत्येक अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ण अक्षर बराबर होता है अक्षर के, प्रत्येक वर्ण बराबर होता है अक्षर के, ये समझ लेना। लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ण अक्षर जरूर होता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए यहां पर ये चीजें लिखवाई गई हैं। ठीक है, अक्षर जिनके उच्चारण में उतार चढ़ाव, वर्ण के अक्षर क्या होता है? जिनके उच्चारण में उतार चढ़ाव न हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में उतार चढ़ाव न के बराबर हो, वही क्या आपके अक्षर हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज की हमने आपकी देखी। कहां से? एक बार दोबारा देख ले रहे हैं आपके, हमने भाषा से स्टार्ट करा, भाषा, बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी चीज समझी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें मातृभाषा जाती है। और प्रशासनिक, ये पूछा गया प्रशासनिक कामकाज की भाषा क्या होती है? आपकी राजभाषा होती है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं है। ठीक है, व्याकरण, व्याकरण का संधि विच्छेद कर दें तो वी प्लस आ प्लस करण बन जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी बात को भली भांति समझना, किसी बात को भली भांति समझना ही क्या है? व्याकरण है। व्याकरण आपका शुद्ध लेखन सिखाता है, शुद्ध उच्चारण सिखाता है, शुद्ध प्रयोग सिखाता है हमें, क्या? व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट आपके व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के अंग है 3। कौन कौन से? आपके वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे छोटा क्या है इसमें? भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी? आपके वर्ण बनती है। और व्याकरण की सबसे छोटा अंग क्या बनता है? आपका वाक्य बनता है। ठीक है, वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार हमें शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है आपका। जैसे एग्जांपल ए, आ, ई, इस तरह का आपका, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये तो वर्ण है आपके। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या है? आपका वर्ण है। चाहे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, चाहे भाषा की सबसे छोटा अंग पूछ ले, चाहे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले, चाहे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो भी क्या बनेगा? आपका वर्ण ही बन जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले तो आपकी ध्वनि बन जाती है। नेक्स्ट आपका अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपके शब्द और वाक्य बनते हैं। ठीक है, जो वाक्य है वो भाव या भावार्थ के आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और भाषा के सबसे बड़ा अंग पूछ लें तो वो आपका वाक्य बन जाता है। जैसे शब्द क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी, ये भाषा में सबसे छोटी इकाई है, शब्द भाषा में सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2 हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। वैसे स्वर की संख्या हमारे पास 11 है, लेकिन संस्कृत में जब हम देखते हैं तो आपके 13 हो जाती है। स्वर किन्हें कैसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में आपकी प्राणवायु कम बाहर निकले, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, और आपके प्राणवायु कम बाहर आती है, इन्हें आपका क्या बोलते हैं? जो आपके उच्चारण करते हुए जिन शब्दों को मुंह में नहीं अटकते बोलते, वो क्या है? आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके सारे स्वर है। व्यंजन कैसे कहते हैं? जिनके उच्चारण करने में प्राणवायु अधिक बाहर निकले, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना होते हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके उच्चारण करने के लिए क्या चाहिए व्यंजन में आपके? जैसे व्यंजन आपने लिखा कै, अब कै में आप एक ध्वनि सुन रहे हो पीछे से, कै, ए आ रहा है, तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं है। कैसे? जब हम संधि में पढ़ेंगे तो आप देखो कै के नीचे जब हलंत लगता है तो ए निकलता है इससे अलग। अब ये जो लिखा आपने कै, ये आधा कै हो गया। जब तक इसमें ए का योग नहीं होगा, जब तक इस कै में ए का योग नहीं होगा, ये पूर्ण कै नहीं है, ये क्या है? आपका आधा कै बन गया। तो कै में क्या जुड़ा है?
ए जुड़ा है। ऐसे ही आपका जैसे आप कोई भी व्यंजन को उच्चारण करो, के ए आ रहा सुनने में, खे ए आ रहा सुनने गे ए आ रहा सुनने में, हर एक वर्ण के साथ मतलब हर एक व्यंजन के साथ क्या है आपका ए जुड़ा हुआ है, मतलब एक स्वर जुड़ा हुआ है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, व्यंजन आपके स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, उन्हें किसके सहयोग से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, तो किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं, इसे सहयोग किसका चाहिए, स्वर के सहयोग से, स्वर के सहयोग से उच्चारित होते हैं आपके। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं। अक्षर क्या है आपके, ये ध्वनि या वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। प्रत्येक अक्षर आपका प्रत्येक वर्ण आपका अक्षर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर आपका वर्ण नहीं हो सकता है। यहां तक की चीजें आपकी देखी। अब इससे जो आगे की चीजें वो हम देखेंगे कल। यहां तक कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे क्लास लंबी चली है।